नक्श के जीवन में एक नई सुबह का आगाज हो चुका था। अब जब उसके और अनीका के बनाए ट्रस्ट ने समाज में सकारात्मक हलचल मचा दी थी, तो जिम्मेदारियां पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी थीं। हर दिन सैकड़ों मेल, कॉल्स और मदद की गुहार उनके पास आती थी, और नक्श ने तय कर लिया था कि वो सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि एक सच्चा सामाजिक मार्गदर्शक भी बनेगा। दफ्तर में बैठा वह एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। राजकोट के एक आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा का स्तर चिंताजनक रूप से गिरा हुआ है। वहां के बच्चों के पास न तो किताबें हैं, न ही स्कूल तक पहुंचने के लिए सुरक्षित रास्ते। नक्श ने रिपोर्ट पढ़ते ही अपनी टीम को बुलाया। हम सिर्फ पैसे देकर जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, उसने कहा। हमें वहां जाना होगा, खुद देखना होगा कि जमीनी हालात क्या हैं। अगले ही दिन नक्श और अनीका एक छोटी टीम के साथ वहां रवाना हो गए। जब वे उस गांव में पहुंचे, तो वहां की स्थिति देखकर स्तब्ध रह गए। बच्चे बिना चप्पलों के धूप में चलते हुए स्कूल जाते थे, और वह स्कूल भी केवल एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। कई बच्चे तो केवल इसलिए स्कूल नहीं आते थे क्योंकि उनके माता पिता को डर था कि रास्ते में जानवरों से खतरा हो सकता है। नक्श ने वहीं खड़े होकर निर्णय लिया। यहां एक मॉडर्न स्कूल बनेगा। सुरक्षा, भोजन, परिवहन, सब कुछ हमारी जिम्मेदारी होगी। अनीका ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। तुम्हारे अंदर जो इंसान है, उसी से मुझे प्यार है। काम शुरू हो गया। नक्श ने अपने आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और एनजीओ से संपर्क किया। 1 महीने के अंदर वहां की जमीन समतल की गई, शेड्स बने और मोबाइल क्लासरूम्स की शुरुआत हुई। गांव वाले पहले हिचकिचा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वे नक्श और अनीका के प्रयासों को समझने लगे। नक्श ने गांव की महिलाओं को रोजगार देने की योजना बनाई। कुछ को खाना बनाने का काम मिला, कुछ को बच्चों को साफ सफाई सिखाने का। इस बीच शहर में नक्श की अनुपस्थिति ने कई व्यापारिक विरोधियों को सक्रिय कर दिया था। कुछ पुराने रिश्तेदारों ने दादा से जाकर कहा, नक्श का ध्यान अब बिजनेस पर नहीं रहा, वो समाज सेवा में ही व्यस्त है। आपको संभालना चाहिए सब कुछ। दादा चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। लेकिन जब नक्श ने गांव से लौटकर दादा से मुलाकात की, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू जो कर रहा है वो ही सच्ची विरासत है। पैसा तो सब कमाते हैं, नाम बहुत कम। तू नाम कमा रहा है बेटे। इन शब्दों ने नक्श को भीतर तक छू लिया। अगले हफ्ते नक्श ने एक बड़ी घोषणा की। हम अपने साम्राज्य के 10% मुनाफे का हिस्सा अब हर साल सामाजिक उत्थान के लिए रखेंगे। इस फैसले ने पूरे मीडिया का ध्यान खींचा। टीवी पर नक्श और अनीका की जोड़ी की चर्चा होने लगी। कहीं उन्हें मॉडर्न बिजनेस कपल कहा गया, तो कहीं इंसानों के लिए जीने वाले लीडर्स। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी परीक्षा आने वाली थी। एक दिन अनीका घर में बेहोश हो गई। नक्श उसे तुरंत अस्पताल लेकर भागा। डॉक्टर ने बताया, उनकी तबीयत लंबे समय से गिर रही थी, पर उन्होंने कभी कोई जांच नहीं करवाई। तनाव और थकावट बहुत ज्यादा हो चुकी है। नक्श की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अनीका का हाथ पकड़कर कहा, तुम ही मेरी ताकत हो। तुम अगर कमजोर पड़ गई तो मैं क्या करूंगा। अनीका ने हल्की मुस्कान दी और कहा, तुम्हारी ताकत तुम्हारे इरादे हैं नक्श, और वो कभी नहीं टूटने चाहिए। अगले कुछ हफ्ते अनीका के इलाज और देखभाल में बीते। नक्श ने ट्रस्ट के कामों से थोड़ा ब्रेक लिया और अपने परिवार के साथ वक्त बिताया। लेकिन उसका संकल्प पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। एक शाम को दादा ने नक्श को अपने कमरे में बुलाया और एक मोटी सी फाइल उसकी ओर बढ़ाई। यह क्या है? नक्श ने पूछा। यह हमारी कंपनी की मालिकाना हक की फाइल है। मैं अब तुम्हें सब कुछ सौंप रहा हूं। अब यह साम्राज्य तुम्हारा है। नक्श के हाथ कांप उठे। पर दादा, मैं... अब नहीं नक्श, दादा ने उसकी बात काटते हुए कहा। तू एक लायक वारिस बन चुका है। और उस दिन नक्श न केवल एक साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना, बल्कि एक जिम्मेदार, संवेदनशील और प्रगतिशील नेता भी। अनीका की तबीयत अब धीरे धीरे सुधर रही थी, लेकिन नक्श की आंखों में चिंता की लकीरें अब भी साफ दिखती थीं। अस्पताल के उस छोटे से कमरे में, जहां मॉनिटर की बीप चलती रहती थी, वहां नक्श ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीखें पाई थीं। वक्त की नजाकत
और अपनों की अहमियत। वह हर रात अनीका के सिरहाने बैठता और उसका हाथ थामे घंटों बातें करता। कभी अपने बचपन की कहानियां सुनाता, कभी ट्रस्ट के बच्चों के किस्से। अनीका धीमे धीमे मुस्कुराती और उसकी पलकों में फिर उम्मीदें चमकने लगतीं। पर शहर के बाहर कंपनी और ट्रस्ट दोनों जगह हालात चुनौतीपूर्ण थे। नक्श के कुछ चचेरे भाइयों ने दफ्तर में भीतर ही भीतर षड्यंत्र रच दिया था। नक्श की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उन्होंने कुछ अहम डील्स में हेर फेर करना शुरू कर दिया। नक्श को जब इसके संकेत मिले तो उसने खुद ऑफिस जाने की बजाय दादा से आग्रह किया, मैं अभी अनीका को अकेला नहीं छोड़ सकता, पर मुझे आपको सब कुछ बताना होगा। दादा ने नक्श की बात ध्यान से सुनी और बोले, तू अनीका का साथ दे, कंपनी में देख लूंगा, पर जो भरोसा तूने मुझ पर किया है, अब वही भरोसा तू खुद पर करना सीख। दूसरी ओर ट्रस्ट की एक शिक्षिका ने नक्श को फोन पर बताया कि एक ग्रामीण इलाके में हमारे स्कूल को बंद करने की धमकी दी जा रही है, क्योंकि वहां की स्थानीय पंचायत को डर था कि नक्श के ट्रस्ट की लोकप्रियता उनके प्रभाव को कम कर रही है। नक्श ने उसी समय वीडियो कॉल पर पंचायत के मुखिया से बात की। हम आपका हक नहीं छीनना चाहते, हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ये बच्चे हमारे भी हैं। नक्श का लहजा विनम्र था, पर आत्मविश्वास से भरा। मुखिया ने थोड़े सोच विचार के बाद कहा, अगर तुम सच में हमारे साथ काम करना चाहते हो तो गांव में एक वयस्क शिक्षा केंद्र भी शुरू करो, ताकि हमारी औरतें भी कुछ सीख सकें। नक्श ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। आपका आदेश मेरी प्रेरणा बनेगा। इस बातचीत के चंद दिनों में वह ट्रस्ट गांव की महिलाओं के लिए एक नया केंद्र खोलने में जुट गया। सिलाई, बुनाई, अक्षर ज्ञान और घरेलू उद्योग की ट्रेनिंग, ये सब शुरू किए गए। महिलाओं के चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में भविष्य की चमक अब दिखाई देने लगी थी। अनीका की हालत अब पूरी तरह स्थिर थी और डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। घर लौटते समय वह कार की खिड़की से बाहर झांकते हुए बोली, नक्श, लगता है जैसे एक नई जिंदगी शुरू हो रही है। हम दोनों की, अनीका, नक्श ने उसका हाथ थामते हुए कहा। घर में स्वागत भव्य था। दादा ने तिलक कर नक्श और अनीका को गले से लगाया। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, लेकिन कुछ चेहरों पर खामोश ईर्ष्या भी थी। नक्श ने सबको देखकर बस एक बात कही, जो साथ चले वो परिवार है, जो पीछे रह जाए वो भी अपनों में ही गिना जाएगा। उस रात नक्श अपनी स्टडी में बैठा था। उसके सामने 3 फाइलें थीं, कंपनी की विस्तार योजना, ट्रस्ट की आगामी परियोजनाएं और अनीका के नाम एक सरप्राइज गिफ्ट। अगली सुबह नक्श ने अनीका को एक बाइंडर थमाया। ये क्या है? अनीका ने पूछा। तुम्हारा सपना, जिसे तुम भूल गई थीं। तुम्हारा अपना आर्ट स्कूल। हमने जमीन खरीद ली है, डिजाइन भी तैयार है, और हां, ये नाम मैंने रखा है, कल्पना, वेयर एवरी सोल पेंट्स इट्स ड्रीम। अनीका की आंखें भर आईं। तुमने सब याद रखा? तुम ही तो मेरी प्रेरणा हो, नक्श ने कहा। इस बीच शहर में एक और बड़ा इवेंट होने वाला था, युवाओं के लिए एक स्टार्टअप सम्मेलन। नक्श को मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया था। वहां मंच पर खड़े होकर उसने कहा, आज की पीढ़ी को केवल पैसा कमाने का नहीं, समाज बदलने का सपना देखना होगा। हम जितना देंगे उतना ही लौटकर मिलेगा। और अगर कोई पूछे कि सफलता क्या है, तो कहिए, अपनों के साथ मिलकर दूसरों के लिए जिंदा रहना। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन इस सफलता के शोर के बीच एक पुरानी परछाई लौट रही थी, नक्श की मां, जो सालों पहले उन्हें छोड़कर चली गई थी, अब अचानक वापस आने वाली थी। और उसके साथ थे कई ऐसे सच जो नक्श की जिंदगी को फिर से एक नई दिशा देने वाले थे। बिल्कुल। अब मैं पाठ 8 यहीं से शुरू करता हूं, जैसा आपने निर्देश दिया, विस्तृत, भावनात्मक और किसी भूमिका या निष्कर्ष के बिना। वो सुबह बाकी सभी दिनों से अलग थी। हवाओं में अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई पुरानी याद फिर से जिंदा होने वाली हो। नक्श की आंखों में नींद नहीं, बल्कि आने वाले तूफान की आहट थी। दादा के फोन कॉल ने सब कुछ उलट दिया था। वो वापस आ रही है बेटा, तेरी मां। उस एक वाक्य ने नक्श के दिल में सालों से जमी हुई राख को फिर से कुरेद दिया। एक औरत जिसने उसे बचपन में छोड़ दिया था,
अब सालों बाद अचानक लौट रही थी। क्यों? कैसे? अब? दादा ने बताया कि वो महिला, जिसे नक्श ने एक उम्र तक मां कहने से इनकार किया, काफी वक्त से विदेश में थी। अब जब उसे पता चला कि उसका बेटा भारत में अपने दम पर एक साम्राज्य खड़ा कर चुका है, तो वो वापस लौटना चाहती है। नक्श की पहली प्रतिक्रिया थी, उसे कहिए, मेरे पास कोई रिश्ता बचा नहीं है। पर अनीका ने उसकी आंखों में झांकते हुए धीरे से कहा, कभी कभी सवालों का जवाब खामोशी में नहीं, आमने सामने मिलते हैं। मिल लो एक बार, सिर्फ एक बार। नक्श ने अनीका की आंखों में झांक कर हामी भरी, लेकिन दिल अब भी झंझावात से घिरा था। जिस दिन वो महिला घर लौटी, पूरा हवेली परिसर जैसे समय में ठहर गया। एक सफेद साड़ी में शांत चाल से चलते हुए वो महिला सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में अब भी वही पछतावा नहीं था जिसकी नक्श को उम्मीद थी। कैसे हो नक्श? उसने कहा। नक्श ने उसकी आंखों में सीधे देखा। तुम्हारे जाने के बाद जीना सीख लिया, अब तुम्हारे लौटने से क्या बदलेगा? पछतावा, और शायद थोड़ी माफी, उसने धीमे से कहा। नक्श बिना बोले कमरे से बाहर चला गया। उस रात अनीका ने फिर उसे समझाया, तुमने कहा था जो पीछे रह जाए वो भी अपनों में गिना जाएगा। ये अपनों की परिभाषा का सबसे कठिन इम्तिहान है नक्श। अगली सुबह नक्श ने अपनी मां से कहा, तुम 1 महीने यहां रह सकती हो, उसके बाद मैं तय करूंगा तुम्हारे लिए क्या जगह है मेरी जिंदगी में। महिला मुस्कुराई नहीं, बस सिर झुका लिया, मानो वो जानती थी कि बेटे का गुस्सा सैकड़ों शब्दों से ज्यादा जायज है। पर हवेली के कुछ लोग इस वापसी से खुश नहीं थे, खासकर नक्श की बुआ, जो हमेशा से दादा की संपत्ति की दावेदार रही थीं। उन्होंने इस बात को मुद्दा बना लिया और दादा से कह दिया, अगर नक्श की मां लौट सकती है तो हम भी हमारे हक की बात करेंगे। इस बीच ट्रस्ट में एक नई चुनौती सामने आई। एक लड़की, जो ट्रस्ट के महिला केंद्र में पढ़ती थी, उसका शोषण करने की कोशिश की गई थी। मामला पेचीदा था, क्योंकि आरोपी एक स्थानीय नेता का बेटा था। नक्श ने सख्त फैसला लिया, कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे उसका बाप मंत्री हो या विधायक। उसने लड़की की शिकायत दर्ज करवाई और ट्रस्ट की पूरी टीम को हिम्मत दी कि वे उसके साथ खड़े रहें। मीडिया ने मामले को उजागर किया और नक्श का नाम एक बार फिर चर्चा में आया, इस बार एक योद्धा के रूप में जो कमजोरों की लड़ाई लड़ रहा था। उस रात नक्श फिर अकेला बैठा था। मां का चेहरा, लड़की की तकलीफ, अनीका की सलाह, दादा की उम्मीदें, सब एक साथ दिमाग में घूम रहे थे। तभी दादा कमरे में आए। तेरी मां लौट आई है बेटा, पर क्या तू खुद से मिल पाया है? नक्श चौंका। मतलब ये कि कभी खुद से सवाल कर, तू सच में क्या चाहता है? गुस्से में जीना या माफी में राहत? उस रात नक्श ने मां के कमरे के बाहर जाकर दस्तक दी। मैं तैयार नहीं हूं सब भूलने को, नक्श बोला, पर जानना चाहता हूं, क्यों गई थी तुम? मां की आंखों में आंसू थे। क्योंकि मैं डर गई थी, अपने सपनों और परिवार के बीच फंस गई थी, और गलती ये थी कि मैंने परिवार को छोड़ दिया। नक्श ने कुछ नहीं कहा, बस वहीं दरवाजे पर बैठा रहा। सुबह जब सूरज निकला तो हवेली की छत पर नक्श अकेला खड़ा था। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे एक भटके हुए हिस्से को अब पहचान मिल गई हो। और जब वो अनीका के पास लौटा तो उसने बस इतना कहा, मुझे नहीं पता मैं माफ कर पाऊंगा या नहीं, पर अब मैं नफरत नहीं करूंगा। अनीका ने उसका हाथ पकड़ा। यही असली जीत है नक्श। पर यही वक्त था जब एक और बड़ी खबर हवेली में आई। नक्श के नाम एक कानूनी नोटिस भेजा गया था, एक पुराने सौदे की धोखाधड़ी के केस में, जिसमें नक्श का नाम तो नहीं था, लेकिन दस्तावेजों में उनके हस्ताक्षर किसी ने फर्जी तरीके से इस्तेमाल किए थे। नक्श की आंखें सिकुड़ गईं। अब असली लड़ाई शुरू होती है, उसने कहा। हवेली में सन्नाटा था, लेकिन नक्श के जहन में तूफान मच चुका था। वो नोटिस उसके सामने खुला पड़ा था, कानूनी भाषा में लिपटा एक ऐसा आरोप जो उसकी छवि, उसका आत्मसम्मान और ट्रस्ट की प्रतिष्ठा को सीधा निशाना बना रहा था। यह कैसे हो सकता है? अनीका ने फाइल की तरफ इशारा करते हुए पूछा। नक्श ने ठंडी सांस ली। मेरे सिग्नेचर,
लेकिन मैंने कभी इस जमीन के सौदे पर दस्तखत नहीं किए, ये फर्जी है। दादा की आंखों में चिंता थी, पर उनके शब्द दृढ़ थे। अगर कोई हमें गिराने की साजिश कर रहा है तो उसका मतलब है कि हमारी ऊंचाई से लोग डरने लगे हैं। नक्श ने उसी वक्त अपने लॉयर को बुलाया और सच्चाई जानने का आदेश दिया। दस्तावेजों की जांच शुरू हुई और कुछ ही घंटों में यह स्पष्ट हो गया कि ये दस्तखत नक्श के नहीं थे। किसी ने हूबहू मिलते जुलते हस्ताक्षर तैयार किए थे। लेकिन सवाल ये था, किसने? ट्रस्ट का एक कर्मचारी जो पिछले साल अचानक लापता हो गया था, अब संदिग्ध बनकर सामने आ रहा था। उस व्यक्ति का नाम था आरव। वो ट्रस्ट की फाइनेंस टीम का हिस्सा था और उसने ही कई सालों के दस्तावेजों तक एक्सेस प्राप्त किया था। वो आरव कहाँ है अब? नक्श ने पूछा। अभी मुंबई में छिपा हुआ बताया गया है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लॉयर ने जवाब दिया। नक्श ने फैसला लिया, मैं खुद जाऊंगा। मैं किसी और पर अपनी लड़ाई का बोझ नहीं डाल सकता। अनीका ने कुछ कहना चाहा, लेकिन नक्श ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये लड़ाई मेरी है, पर मेरा हौसला तुम हो। मुंबई की भीड़भाड़, ट्रैफिक और अनगिनत शोर के बीच नक्श एक मकसद लेकर आया था, सच्चाई उजागर करना। उसने खुद आरव के पुराने पते का पता लगाया और पुलिस की मदद से उसे एक छोटे से होटल से पकड़ा गया। जब आरव को सामने लाया गया तो उसकी हालत खस्ता थी, थका हुआ, डरा हुआ और अपराध बोध से ग्रस्त। क्यों किया ये सब? नक्श ने ठंडी आवाज में पूछा। आरव की आंखें भर आईं। माफ कर दीजिए सर, मुझे मजबूर किया गया था। किसी ने मेरी बहन को किडनैप कर लिया था और धमकी दी थी कि अगर मैंने दस्तावेजों में छेड़छाड़ नहीं की तो वो उसे मार देंगे। किसने? नक्श की आवाज अब सख्त थी। आरव ने जो नाम लिया वो किसी के लिए उम्मीद नहीं थी। बुआ का बेटा, नक्श का ही चचेरा भाई, जिसे उसने हमेशा अपने साथ बैठने का हक दिया था। हवेली लौटने के बाद नक्श ने सबसे पहले दादा से कहा, जो लोग अपने ही खून के खिलाफ साजिश रचते हैं, उन्हें घर के आंगन में बैठने का हक नहीं। दादा ने चुपचाप हामी भरी। शायद उन्हें भी अब सच्चाई से समझौता करने की आदत नहीं रही थी। फैसला हुआ, बुआ और उनका परिवार हवेली से निकाले जाएंगे और ट्रस्ट की हर शाखा को अब पारदर्शी तकनीक से जोड़ा जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की धोखाधड़ी न हो सके। इस बीच माँ, जो अब तक चुपचाप हर चीज देख रही थी, पहली बार नक्श के पास आई। तुम्हारे लिए खतरा बढ़ रहा है, उन्होंने कहा। नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक अनीका का हाथ मेरे साथ है, मैं किसी तूफान से नहीं डरता। माँ ने धीरे से पूछा, क्या मुझे भी अब तुम्हारे भरोसे की जगह मिल सकती है? नक्श ने पहली बार उस औरत की आंखों में देखकर कहा, शायद वक्त बताएगा। और जैसे ही नक्श बाहर निकला, हवेली की दीवार पर एक खून से लिखा खत का टुकड़ा चिपका मिला। अब अगला निशाना अनीका है। नक्श की आंखों में खून उतर आया। वो जानता था, ये लड़ाई अब सिर्फ जमीन या इज्जत की नहीं थी। ये जंग अब उसके प्यार की सुरक्षा की थी।